एक बात कही गई है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जितने ज्यादा कानून बनाओगे उतनी ही लोगों को परेशानी होगी। जितने ज्यादा ये रूल्स और इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करोगे, ये प्रॉपर्टी आईडी के बारे में कह रहा हूं, करोगे, लोगों को सहूलियत के बजाय उनसे परेशानी होगी। और जितनी ये रूल्स बनते हैं, जितनी ये इंस्ट्रक्शंस पास होती हैं, एक तो एक बेसिक जो एक्ट होता है, बेसिक लॉ होता है, उसके अनुरूप नहीं होती है। और ये करप्शन को इट ब्रीड्स करप्शन। ये एक सिद्धांत है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जितने ये आप और पोर्टल ये करते हैं वो करते हैं, उसमें पोर्टल बंद रहता है। एक बंदा आता है, ले मैं करा दूं, 20,000 रुपए दे दिए, भी करा दूंगा, पोर्टल भी खुल जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे, उसका काम भी हो जाएगा। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि इस बात के लिए प्रॉपर्टी आईडी केस में जो चल रहा है। उसके बाद ऑनरेबल स्पीकर सर, कॉरपोरेशन कमेटीज, आप भी बिल्कुल मानेंगे, पंचकुला बहुत बड़ा कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन आपने बना दिया, उसमें भी आईडी बनाने के लिए एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बिना पैसे आईडी नहीं बनती है। लोग वहां पर फिरते हैं। मैं उनको किसी पार्टी की नहीं दे सकता, वो दलाल ही है। मैं किसी की पार्टी का कार्यकर्ता उनको नहीं कह सकता, पर वो कॉर्पोरेशन के बाहर होते हैं। 2, 3, 4 अगर आपके पास कोई ऐसे केसेस नहीं, ऐसे नहीं, एक मेरा काम है। वाइल्ड एलिगेशन में आपके पास अगर ऐसे, चलो मैं आगे चलता हूं, कोई बात, अगर ऐसे कोई केसेस हैं तो वो दीजिए। पोर्टल फेलियर का बहाना लेके कभी भी पोर्टल ढंग से काम नहीं करते। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है स्पीकर सर, राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसके बाद 44th अमेंडमेंट आई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। और उसके बाद सेक्शन आर्टिकल 30A को इंसर्ट किया गया, और वो जो आर्टिकल 300A है वो स्पेसिफाई करता है कि पर्सन नॉट टू डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। उसके बाद ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रॉपर्टी का, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। और स्टैट्यूटरी राइट है जी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1861 के अंदर होगा। और उसमें सेक्शन 17 के अंदर प्रॉपर्टी को बेचने का और खरीदने का अधिकार दिया जाता है, उस बात के लिए। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट या म्युनिसिपल एक्ट सेक्शन 96 से 100 तक एक प्रोसीजर अडॉप्ट करता है कि आपने हाउस टैक्स को, फायर टैक्स को, डेवलपमेंट टैक्स को, इन टैक्सों को कैसे रिकवर करना है, वो एक प्रोसीजर है। और आपने प्रॉपर्टी आईडी को लोगों के मालकाना हक को डिसाइड करने के लिए प्रॉपर्टी एक्ट का प्रोसीजर बना दिया। इट्स ए फैक्ट। इस बात में कि मालकाना, मैं एग्जांपल भी दूंगा उसके बाद, कि मालकाना हक डिसाइड करने के लिए तहसीलदार प्रॉपर्टी आईडी में कोई नुक्स है, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। क्यों? किस बात के लिए? आपको टैक्स चाहिए। ये प्रॉपर्टी का राइट मेरा अपना राइट है। इट इज माई स्टेचुटरी राइट एंड इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता हूं। आपको टैक्स चाहिए, आप टैक्स ले लीजिए, आपको फायर टैक्स ले लीजिए, आप डेवलपमेंट चार्जेस है, सब कुछ ले लीजिए। पर ये जो आपने प्रोसीजर बनाया है कि 50 गज की अगर प्रॉपर्टी है, अगर 40 गज लिखा गया वहां पर गलती से, तो वो करेक्शन करवाएगा, और करेक्शन के लिए फिर उसको वही दलालों के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तहसीलदार उसमें होगा। उसके बाद ये है कि सरकार का काम यूएलबी के अंदर लोगों का स्टैट्यूटरी राइट, मालकाना हक डिसाइड करने का कोई अख्तियार नहीं है। कोई छोटी मोटी एरर्स भी होते हैं। आपने तो बड़े स्ट्रिक्ट कानून बनाए हुए हैं। आपने 5 गज का फर्क पड़ता है तो पता नहीं क्या बवाल खड़ा हो जाता है प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए। आप मिक्स यूज में वहां पर बवाल खड़ा कर देते हैं सारी उसके ऊपर। और फिर एनडीसी पोर्टल आपने बनाया हुआ है, वो एनडीसी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए मैं नहीं कह रहा, जितने भी म्युनिसिपल एरिया के अंदर
सीमा त्रिखा जी बहन जी बैठी हैं और बैठे हैं सारे, सब में बड़ा बुरा हाल है। ये कहते नहीं है क्योंकि ये सत्ता पक्ष में है। सत्ता पक्ष में ये नहीं कहेंगे इस बात के लिए कि यहां पर प्रॉपर्टी आईडी में कितने आसिफ जी बैठे हैं और बैठे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स वहां पर आती है इस बात के लिए। और उसके बाद लोगों से टैक्स लो, लोगों को तंग मत करो। पोर्टल पे सरकारें मत चलाओ, रोज नए नए इंस्ट्रक्शन मत जारी करो। और एक बात बता दूं गुप्ता जी आपको, आप यूएलबी के मालिक हैं, आपके थ्रू मैं स्पीकर साहब के थ्रू बताना चाहता हूं कि इट इज ए जस्ट एंट्री इन द रिकॉर्ड, इससे फालतू कुछ नहीं है। आपके रिकॉर्ड में एंट्री है, ये दुकान बनी हुई है, आपके रिकॉर्ड में ये फैक्ट्री बनी हुई है, आपके रिकॉर्ड में, इससे फालतू कुछ नहीं है। और साथ में आपने टैक्स देना है। दिस इज द पर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी आईडी, नथिंग मोर। इसमें कोई गलती होती है एनडीसी नहीं मिलता। दो भाई हैं, एक भाई का नाम लिखा होता है, चार इकट्ठे हैं, चार बाहर रहते हैं, एक के नाम प्रॉपर्टी आईडी होती है, तब उसके बाद उसका अगर तहसीलदार कहता है तेरे तो प्रॉपर्टी आईडी एक आदमी के नाम है, मैं तो रजिस्ट्री नहीं करता, कहां जाए वो। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी कोई लोग मिले थे और मैं उसमें ये कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 गज का, वो थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि वो आपको ऑफिसर्स की जो फीडबैक थी वो ठीक नहीं थी। 100 गज के कम के प्लाट की पार्टीशन की आईडी नहीं बनेगी। ये मुख्यमंत्री जी ने रोहतक आए थे, आपको लोग मिले थे, आपने वो चेंज किया। उसी पे तो आता हूं, उसी पे आऊंगा सर, उसी पे आऊंगा। और उसके बाद क्या है जी कि मेरे पास एक के पास 100 गज का प्लॉट है, दो भाई हैं, दो भाई के बाद एक अपना 50 गज हिस्सा बेचना चाहता है, तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करता। 50 गज वो पहले पीआईडी बनाए, पार्टीशन अपना करे, पार्टीशन करने के बाद वो जो पार्टीशन करेगा उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करे, क्योंकि उसके लिए तहसील वाले ये गुप्ता जी उसके लिए प्रूफ मांगेंगे और भी मांगेंगे। ओरल पार्टीशन भी मेरा राइट है। दो भाई आपस में मुश्तरका फैसला कर सकते हैं, चार भाई अपने मुश्तरका फैसला कर सकते हैं। मेरे पास 400 गज जमीन है, मैं 400 गज जमीन में 100 गज जमीन बेचना चाहता हूं, नहीं बेच सकता क्योंकि 400 गज का आईडी आपके पास है, 100 गज की तहसील रजिस्ट्री नहीं करता। यू आर डिप्राइविंग द पीपल ऑफ द राइट। इन सब को सुधार की तरफ लेके जाइए। उसमें पार्टीशन अलग पुराना, अब आपने आपके सर्कुलर पे भी मैं आऊंगा उस बात के लिए, आप कौन से कानून से प्रॉपर्टी का पार्टीशन रोक सकते हैं, कौन से कानून से आप 100 की कम की प्रॉपर्टी आईडी क्यों नहीं डिवीजन कर सकते। इस बात के लिए, इन बातों के लिए आपको एक जनरल सबसे बड़ी कंप्लेंट है। उसके बाद मैं आपके इंस्ट्रक्शंस पे आऊंगा। जो आपने इंस्ट्रक्शन की वो ये थी कि 22 जुलाई 2022 को आपने क्लैरिफिकेशन दी। वो क्लैरिफिकेशन जो टीपीए स्कीम की या आपका इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है, मार्केटिंग बोर्ड है और है, जिसमें सरकार की प्रक्रिया के द्वारा सब कुछ प्लाटें वगैरह हुई हैं, उसके पार्टीशन के लिए आपने उसको लीगलाइज करने के लिए अलाउ किया है। आम पुराना सारा शहर है, पुराने शहर में किसी के 25 गज का मकान है, किसी के 100 गज का मकान है, किसी के 200 गज का मकान है, दो भाई हैं आपस में करते नहीं है। इसको इंप्रूव कीजिए, इसको सब कुछ ठीक कीजिए इस बात के लिए। और उसके बाद ही मैं 2 एग्जाम्पल देके अपने के 2-3 मेरे सवाल है। उसमें सवाल तो ये है कि इस बात के लिए कि आप भाइयों का को-शेयर्स का पार्टीशन कैसे रोक सकते हैं, किस हिसाब से रोक सकते हैं, एंड वाई दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, दैट कैन बी ओरल आल्सो। मैं 400 गज का मालिक हूं, मैं रजिस्ट्री कराता हूं कि इसमें मैं 100 गज का हिस्सा इतना इनको बी को बेच रहा हूं, इनको बेच रहा हूं, उसके लिए तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करता। प्रॉपर्टी आईडी 400 गज की बनी हुई है, पार्टीशन अलाउ नहीं करता उस बात के लिए। वो कहता है मेरा पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये कहते हैं कि वो एनडीसी का जो आपका पोर्टल तहसील में आपका पोर्टल चला गया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो एंट्री बीच में नहीं जाती, इसलिए वो रजिस्ट्री नहीं हो सकती। लोगों को तंग करे हो।
किस बात के लिए लोगों को तंग कर रहे हो? उनका प्रॉपर्टी का राइट है, टैक्स लो, बढ़िया तरीके से टैक्स लो, सरकार रेवेन्यू ले, सब कुछ दे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कहूंगा जी कि प्रॉपर्टी आईडी जब बनती है तो आपका नक्शा बनाते हो, आप डिफॉर्मेटिव में चल तो रहे हो, वहां पर जाके फोटो खींचता है, सब कुछ है। एक आपने पोर्टल बनाया हुआ है यूएलबी का, HOBPAS, ये पिछले 1.5 महीने से पोर्टल बंद है, किसी का नक्शा पास नहीं हो सकता। मैं रिकॉर्ड के बाद बात कर रहा हूं, रोहतक का बता रहा हूं, मैं सारे हरियाणा की बात नहीं करता। वो पोर्टल बंद है। उसने 50 गज का पहले उसका मकान था, 48 गज की उसकी रजिस्ट्री थी, सर्वे में 50 गज लिखा गया कि जी पहले इसको ठीक करा के लाओ। पहले उसने धक्के खाए, चक्कर काटे, 48 गज की अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनाई, और उसके बाद नक्शा उसने पास करवा के नक्शा आप दिया तो नक्शे में वोटर एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद और भी कमियां बहुत ज्यादा है। मैं तो कहता हूं कि ये एजेंसी की बजाय आपको अपने ऑफिसर्स, अपने क्लर्क, अपने एम्प्लॉइज ट्रेड करके और फिजिकल वेरिफिकेशन हर एक प्रॉपर्टी की करानी चाहिए। एक प्रॉपर्टी का छोटा आखिरी एग्जांपल और देता हूं। एक व्यक्ति के पास 117 गज, वहां पर वो रहता था, वहां पर रह के उसके बाद क्या किया उसने कि 2022 के अंदर एक आटा चक्की लगा दी, 50 गज में उसने आटा चक्की लगा दी, बाकी 67 गज जो है वो उसकी खाली पड़ी थी। उसको जब वो वहां पर गया कि मेरी आईडी बनाओ, उसमें उसकी कमर्शियल आईडी 117 बना के और पिछले 10 साल का टैक्स ठोक दिया। उस गरीब आदमी से 1 लाख रुपए की डिमांड आ गई। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है। दिस इज अ बिहेवियर, that's why I am saying कि it's breeding corruption. It needs many rectification. लोगों को सहूलियत दो, लोगों को इसका नुकसान मत कराओ, और लोगों को यही है, अगर इसी तरह हो रहेगा सब कुछ है, इस सरकार का बेड़ा गर्क बड़ी जल्दी होगा। इस बात के लिए आप चलिए वरुण जी को आपने पूछा। सर, मंत्री जी ने माना कि प्रॉपर्टी आईडीज बनाने में कमी रही, लेकिन उसके बाद भी जनता को दोष दिया जा रहा है कि जनता ने सहयोग नहीं किया। जनता का पैसा खर्च हो गया सर। फेज 1, इन्होंने कहा फेज 1 है, 2 है, 3 है। फेज 1 में ही 77 करोड़ जनता के खर्च हो गए सर, 77 करोड़ से अधिक, और जनता ही परेशान हो रही है और जनता को ही कहा जा रहा है इन्होंने सहयोग नहीं किया। सर, बताया गया मंत्री जी ने कि 6 क्लस्टर बनाए, कि हरियाणा को 6 हिस्सों में बांट दिया गया, पर कंपनी नहीं बांटी। अलग अलग कंपनियों को अगर ये कार्य दिया जाता तो शायद वो बेहतर काम कर सकते थे। एक इसको याशी कंसल्टिंग को ही क्यों पूरा प्रदेश देना था? जब आपने 6 क्लस्टर में बांटा, प्रदेश को क्यों बांटा था? जिससे कि सही कार्य हो सके। तो कंपनियां भी अगर 6 को आप काम दे देते तो शायद वो काम बेहतर होता। सर, करेक्टनेस की बताया गया कि 5% से भी कम डेटा जो है वो गलत पाया गया। सर, बात यह है, जो संपत्ति का स्वामी था उससे तो पूछा नहीं गया। पूछ किससे रहे हैं? यूएलबी से, कि सही डाटा था या नहीं। सर, आपने पहले सुना होगा कि एक व्यक्ति वो डॉक्टर को दिखाने चले जाता है और डॉक्टर कहता है ये तो मर लिया, और वो व्यक्ति कहता है नर्स को भी मैं तो जिंदा हूं। क्या तुझे ज्यादा पता है या डॉक्टर को ज्यादा पता है? तो ये तो वो बात हो रही है सर, कमी तो संपत्ति के स्वामी की प्रॉपर्टी आईडी में कमी है, और पूछ किससे रहे हैं? यूएलबी के अधिकारियों से। अगर आपने सर्वे किया, 10% डेटा का सर्वे किया, तो सर वो जानकारी आप प्रॉपर्टी ओनर से लें। और सर, बताया गया कि बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। सर, ऐतिहासिक तो ये है कि गलत प्रॉपर्टी आईडी बनने के कारण प्रदेश के राजस्व को भी नुकसान हुआ। पूरे देश में सबसे कम अगर प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा हुआ है किसी राज्य में तो वो हरियाणा प्रदेश है, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडीज में ये त्रुटियां रही हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा ये सब ठीक किया। मलिक साहब, आपने कुछ कहना है? हाँ जी, हाँ कह देंगे जी। इतनी मलिक साहब, आप उनका भी है जी, देशपाल जी का भी है जी, देशपाल जी का भी, इनका भी तो है ना, मलिक साहब का भी है ना, वो इसी में है वो भी। अध्यक्ष जी, सुभाष जी का। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से शहरों में 1947 में हमारे विस्थापियों को बसाया गया था, उनको मकान बनाए, उनमें सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर एक नया दौर चला
नई मंडियों की टाउनशिप का, न्यू मंडी टाउनशिप, कहीं नगर सुधार मंडल ने कॉलोनियां बसाई, कहीं टाउन प्लानिंग ने बसाई, जब तक HSBP या अर्बन उडा नहीं आया था। तो जो ये कॉलोनियां बसी, जैसे मैं सफीदों का उदाहरण देता हूं, न्यू मंडी टाउनशिप बसी, उसके अंदर अनाज मंडी के 2 प्लाट दिए गए, उनको रहने के लिए सेम 180 प्लाट गज के प्लाट उनके पीछे भी काटे गए, पीछे वाली गलियों में। और वो तो न्यू मंडी टाउनशिप ने उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी ले लिए और सारा काम हो गया। किसी के दादा ने उन पे मकान बना दिए, डेवलपमेंट चार्जेस भी भर दिए, सारी चीजें होगी। इसी प्रकार से 47 के विस्थापितों ने भी यही काम किया। जो दूसरी नगर सुधार मंडल वाले जो 60 के दशक में, 70 के दशक में जब तक उडा नहीं आया, उन्होंने सरकार ने वो कॉलोनियां बसाई। नगर सुधार मंडल भी खत्म हो गया, न्यू मंडी टाउनशिप भी खत्म होगी। उसके बाद जैसे मैं सफीदों की न्यू मंडी टाउनशिप को कहूं तो वो घर मार्केटिंग बोर्ड को दे दी, अब उसको डीनोटिफाई करने के बाद उसको म्युनिसिपल कमेटी को दे दिया। तो जो 500-600 प्लॉटों वाले जो लोग थे, जिन्होंने आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले मकान बनाए, जिनके दादों ने मकान बनाए, डेवलपमेंट चार्जेस भी भरे, सब चीजें होगी उसमें। उसके अंदर अब जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है, तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जब म्युनिसिपल कमेटी में जाता है, तो वो 1-1 लाख रुपए, कहीं 99,000 रुपए उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस निकाल देते हैं। और जो वो कहता है कि हमने तो 40 साल पहले हमारे दादा ने मकान बनाया था, हमारे परदादा ने मकान बनाया था, 50 साल पहले उस टाइम सारे काम हुए थे, बाकायदा सरकारी कॉलोनी थी, सारी चीजें थी। तो वो कहते हैं कि आप रसीद दिखाओ। उसके दादा तो गुजर गए, उसके बाप भी बुजुर्ग हो गए, लेकिन वो जब कागज देखते हैं, रजिस्ट्री भी है, सारी चीजें हैं। वो मंडी टाउनशिप है, उसका वो डिपार्टमेंट ही खत्म हो गया। उसके बाद मार्केटिंग बोर्ड के पास जाते हैं तो मार्केटिंग बोर्ड हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। तो उसके पास इस बात से सिवाया, ये नगर सुधार मंडल और दूसरी बात जो डिपार्टमेंट खत्म हो गया उनकी भी बात है, पूरा हरियाणा की बात है, मैं उदाहरण तो सफीदों का कोट कर रहा हूं। तो उन्होंने वो मजबूर होते हैं दोबारा से डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ने के लिए जब सेल करते हैं, तो क्योंकि नहीं तो फिर उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, NOC चाहिए। तो ये सरकार का अकेली जिम्मेवारी उस मालिक की नहीं है कि उसने डेवलपमेंट चार्जेस जो भरे, अगर उसकी रसीद वो चौकस रखे। ये सरकार की भी जिम्मेवारी है, जिसने उसके डेवलपमेंट चार्जेस लिए वो अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखे। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इसी प्रकार का मैं एक उदाहरण भी कोट करता हूं मंत्री जी के हिसार से। 3319 कॉलोनियों के 3300 आईडीओ से प्रॉपर्टी टैक्स हटाने के लिए, ठीक है मंत्री जी का खुद का शहर है, हिसार का तो भेज दिया गया ULB डिपार्टमेंट में, लेकिन बाकी हरियाणा क्या करेगा? ये तो मंत्री जी का खुद का था, उन्होंने अपना इंटरेस्ट लेकर, उनका डिपार्टमेंट था, कर दिया हुआ। तो जिस प्रकार से मैं न्यू मंडी टाउनशिप सफीदों की बात कर रहा हूं, इसी प्रकार से नगर सुधार मंडल जींद की भी बात होगी। मैं तो अकेली, ये तो एक उदाहरण कोट कर रहा हूं, ये पूरे हरियाणा में इस प्रकार की समस्याएं हैं। मंत्री जी बताओ कि ये जो न्यू मंडी टाउन, अकेली उस आदमी की जिम्मेवारी है क्या कि वो उस रसीद को चौकस रखे जिसके दादा ने 60 साल पहले डेवलपमेंट चार्जेस भरे थे, 70 साल पहले भरे थे? वो गुम भी हो सकती है। सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है कि सरकार उस रिकॉर्ड को रखे, और जब वो NOC लेने जाए तो रिकॉर्ड को देख के उसको NOC दे। तो इस प्रकार से मंत्री जी बहुत बड़ी, मतलब इस प्रकार की चूकें हुई हैं और लोग बहुत परेशान हैं। खासकर मैं तो 1947 के विस्थापित लोग, मैं तो सफीदों की बात करता हूं, छोटा कस्बा है, वहां उन लोगों से भी डेवलपमेंट चार्जेस मांगे जाते हैं। वो 1947 में बचे थे, जिन लोग बसाए थे, जो बुजुर्ग थे, वो तो सब गुजर गए, शायद उनके बच्चे भी गुजर गए हों, तो अब उनसे डेवलपमेंट चार्जेस मांगे जा रहे। इस प्रकार की जो ये बड़ी बड़ी त्रुटियां हैं, इनके बारे में मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये न्यू मंडी टाउनशिप सफीदों की बात है या पूरे हरियाणा की ही बात है? इसमें तो पूरे हरियाणा, तो उनके बारे में आप सीरियस होकर उसका समाधान करने का काम करें। नमस्कार। जगबीर मलिक जी, शॉर्ट में अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला तो क्वेश्चन इसमें यह आता है कि प्रॉपर्टी आईडी ओनरशिप का सबूत है या नहीं है? प्रॉपर्टी टैक्स किससे वसूल करते हैं? प्रॉपर्टी मालिक से करते हैं या जिसके पास प्रॉपर्टी आईडी होगी उससे करोगे? जब इसका जवाब मिलेगा तभी यह बात आगे बढ़ेगी कि आगे क्या कह रहा है। कि प्रॉपर्टी आईडी का पर्पस क्या है? ये बना दी, मालिक कोई है, प्रॉपर्टी आईडी किसी के नाम बन रही है और किसी का नहीं। मैं खुद गाय कहता हूँ,
मेरी प्रॉपर्टी की आईडी किसी और के नाम थी। वो तो जब प्रॉपर्टी आईडी से मालिक बनता तो वो तो मालिक बन के थे, जो मुझे पता लग गया टाइम पर मैंने ऑब्जेक्शन डाल दिए। और मेरे ख्याल पर गुप्ता जी भी और कई आदमी, कृष्णलाल मिड्ढा जी भी, उसके भी काफी बहुत एमएलए के साथ ऐसे, वो आम आदमी के साथ क्या हुआ। तो ये जो है प्रॉपर्टी आईडी, ये किस पर्पज के लिए बनाई गई है? ये हाउस टैक्स के लिए बनाई गई है या मलकियत के लिए बनाई गई है? पहले तो ये क्लैरिफिकेशन करे ताकि मैं आगे अपनी बात को रखूं। आगे बात तो मैं तब रखूंगा, मैं आगे मैं तभी बढ़ूंगा ना। मुझे ये बताओ ये किस लिए है? आपने भी ये लिख रखी है यहाँ मौके में। एक बार वो पॉइंट नोट कर लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट फिर इकट्ठा जवाब दे देंगे। फिर बात का इसका जवाब मेरे को जी रह ना जाए, नोट कर लेना जाए। फिर इनका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा जो ये कहेंगे। हाँ जी, नहीं फिर वो तो जवाब सही होगा वही देंगे ना, जो आप चाहेंगे वो नहीं देंगे, जो सही जवाब होगा वो देंगे। इसके बाद एक लाइन लिख दी इन्होंने अपने जवाब में, प्रॉपर्टी सर्वे वर्क हैज बीन डन एट द साइट, एक्चुअल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी एट साइट। ये वर्ड लिख दिए इसमें। क्या इसमें कहीं सच्चाई है? क्यों सच्चाई नहीं है? क्योंकि इसमें जो गलतियां हुई है, जो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी जो लोगों ने मेरे को बताया है, इसमें नाम भी गलत लिख दिया आदमियों के, उसका मोबाइल नंबर गलत लिख दिया, फादर्स नेम गलत लिख दिए, एड्रेस गलत लिख दिया, और जो बिजनेस प्रॉपर्टी थी उसको रेजिडेंशियल लिख दिया, रेजिडेंशियल को कमर्शियल लिख दिया। इसमें दुकानदार को मालिक और मालिक को दुकानदार बना दिया। ये तो मेरे साथ हुआ है। किसी बिल्टअप हाउस को प्लॉट दिखा दिया और एक मंजिले मकान को 2 मंजिला 3 मंजिला दिखा दिया, 3 मंजिले मकान को प्लॉट दिखा दिया। ये हुई है, ये एक्चुअली है। मेरे पास कंप्लेंट आई है, वही बता रहा हूं मैं, सिंगल स्टोरी को। तो इस तरीके की यदि मौके पर यह सर्वे होता तो क्या गलतियां होती। और तकरीबन 80% इनके गजों में फर्क है। 150 का 200 दिखा रखा है, 200 वाले का 500 दिखा रखा है, 500 वाले का 150 दिखा रखा है। ये हर एक जगह। अब इनके लिए बल्कि आपके तो ये कहा है कि एक्टिविस्ट ने 95% तक गलतियां हैं। 95% तक कहीं ना कहीं किसी के नाम में, किसी के रकबे में, किसी की स्टोरी में, प्लॉट में, ये इतनी गलतियां। इसीलिए तो आपने दूसरा फेज कैंसिल करना पड़ा। यही होगा ना? क्या आप हिसार के सर्वे से संतुष्ट हो? बिल्कुल बढ़िया हो गया। आप यही बता दियो हिसार में बहुत बढ़िया सर्वे हो गया, तो इसका मतलब हमारे साथ ज्यादती हुई है सोनीपत के साथ, इनके साथ। जब हिसार में सही हुआ है, अब सोनीपत का कल का बताते थे। ये आज के अखबार की रिपोर्ट है, इसमें लिख रखा है प्रॉपर्टी सर्वे में गड़बड़ी का मामला, शिकायतें नहीं हो रही कम, नागरिक सुविधा केंद्र में दिन भर लगी रही भीड़, जगह नहीं यहां खड़े होने की। ये कल का सोनीपत का है। 1.5 लाख प्रॉपर्टी है सोनीपत में। 15,000 का वो लिस्ट दे दे जिनका 15,000 का रैंडम सर्वे करके ये कहा कि ये सारा सर्वे ठीक हुआ। कहीं आपके पास वो रिपोर्ट है किस शहर में किस किस प्रॉपर्टी का रैंडम सर्वे हुआ कि ये सही है? कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये रैंडम सर्वे हुआ। आप सबको पता है फीता लेके कौन सी कंपनी के लोग आपके उसमें गए, सब साथियों को पता। कोई ऐसी बात नहीं किसी को नहीं पता होगा। कोई निगाह ना अपने घर बैठे कर दिया। और ये कहते हैं कि अब ये कहते हैं कि 5,000 रुपये लगेंगे गलती ठीक कराने के। यही है ना गुप्ता जी? 5,000 लगेंगे। अच्छा 5,000 तत्काल आड़ी का पोर्टल बना रखे। पोर्टल है ना तत्काल का। आप क्या गलत है क्या? मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, पोर्टल बना दिया 5,000 रुपये ठीक होगा। तो ये जो सिस्टम है, अब इन्होंने जो है ये 5% का आपने कहा 4.20% करेक्टर, 5% पे पेनल्टी। आप पिनल क्लास क्या है यदि उसने गलत सर्वे किया है तो वो क्या पेनल्टी है उस कंपनी पे, आपने ये नहीं दिया इसमें जवाब में। और कितने परसेंट आपने कहा? 4.20%, 5% पे उनको पेनल्टी दी। तो ये आज तक जो आने लग रही है गलतियां, ये किसके खाते में जाएंगी? किसका होगा? तो ये सारा बाकी बत्रा जी ने बता दिया क्या डिफिकल्टी प्रैक्टिकल आ रही है।
एक एक आप प्लॉट का डाइवर पार्टीशन और ये सारा सिस्टम। तो ये जो है हो गया मेरा ख्याल ना जी, वही बात है, वो चेक कर और मेक कर भी दे रहे हैं। अच्छा, चेक करें मैं हाँ, जब आप पोर्टल पर लोड करो ना, पोर्टल पर यहाँ कमेटी में बैठा रहेगा एक चेकर, वो जाएगा, वो उसे कहेगा चेक करने जाएगा प्रॉपर्टी को, वो उससे सिस्टम सेट करेगा, फिर वो मेकर पे जाएगा जो बनाएगा दोबारा प्रॉपर्टी, फिर वो मेकर सिस्टम सेट करेगा। ये सारे चेकर और मेकर भी बहुत सौदा है जी, इसमें कोई ले जाने वाला भी है, कोई लाने वाला भी है। तो ये जो ये है ना, ये बिल्कुल आप सर्वे अल्टीमेटली आपको जो ना, ये आपको आपने लिख दिया एंडलेस प्रोसेस है। जो एंडलेस प्रोसेस है तो आपने कराया क्या? आपने लिख दिया जवाब में एंडलेस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा जब तक ना पूरा हो। इसका ये कई साल चलाने का विचार है कि 10 साल तक लोग भूखते जाए, एंडलेस प्रोसेस है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारा सिस्टम अब ये 31 तारीख दे रखी है, इसको तो आगे बढ़ाए और खुद ये अपने लेवल पर कमेटी वाले के लेवल पर घर घर जाके सर्वे करे। इतने रुपए उनको दिए ना, कमेटी वालों को दे देते, ये बढ़िया सर्वे कर देते। आप उनको दे के टीम बना के सबका वेरिफिकेशन करें। 5-5 हज़ार की ये पेनल्टी है ना, इसको बंद करें। गलती कोई करे सजा कोई भुगते, गलती कोई करे, ये कोई सिस्टम नहीं। तो इसलिए खुद करे। तो जी आपने बताया 42,70,000 प्रॉपर्टी आईडी की है, उसमें से कम ये गड़बड़ी कितने में मिली है वो नहीं बताया आपने। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज में गड़बड़ी मिली है, वो बता दो। एक मिनट आपको क्लैरिफाई कर दूं, बिकॉज इन्होंने ऑर्डर पास किया है 22 जुलाई को। ये ऑर्डर आपने पास किया है जी कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड सेक्शन 250 ऑफ द हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, ये कुछ है, डायरेक्शन इन फॉर्म ऑफ द पॉलिसी फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ द illegal subdivision of the plots, permission for the subdivision of the residential plot in town planning scheme, rehabilitation scheme, improvement trust scheme situated in municipal area। आपने उसमें 100 गज अलाउ किया है, बाकी के बारे में तो आपने कोई ऑर्डर किया ही नहीं। जो और लोगों के और इन स्कीमों के अलावा तो सारा शहर बसता है। तो इसीलिए क्लैरिफाई करो इनको, और साथ में तहसीलदार को भी डायरेक्शन दो कि भाई इन भले आदमियों ये इतना मत करो हिसाब से, और लोगों की प्रॉपर्टी सेल परचेज में बाधा ना डालें, उनके उसमें ना करें। थैंक यू जी, धन्यवाद। मंत्री जी हो गया, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जरा ब्रीफ में बिल्कुल। सर मैं तो 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। प्रॉपर्टी आईडी पे इतनी बात हो गई, अब तो रामायण की चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविध कहे सब संता, हंसी से सुन लीजिए। सर कमियां इतनी हैं, राष्ट्रीय पेपर को सीरीज चलानी पड़ी। बाकी तो 46 और 50 गज की बात कर रहे हैं। मेरे फरीदाबाद में तो एक बोर्ड पे गुप्ता जी को इतनी आपत्ति हो गई, नगर निगम का पार्क, बूस्टर, तालाब, इस पर आईडी पर रही है, आईडी पे। सर इनकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी, ये नगर निगम का माल बेच दिया प्राइवेट आदमी को। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल टेबल कर रहा हूं, आपको तसल्ली से पढ़ने को मिल जाएगा। ये मैं टेबल कर रहा हूं इसलिए सर। दूसरा सर एक चीज समझ नहीं आ रही, ये गुजरात की कंपनी है यासी, सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि हमने पहले चरण में काम दिया और दूसरा तीसरा हमने खत्म कर दिया क्योंकि संतुष्ट नहीं है। बार बार कह रहे हैं 5% का क्लोज था, आपने जांचा कितना है? 10% माल ही तो जांचा है, 100% जांचो पता लग जाएगा कितना है। तीसरा, एक प्रॉपर्टी के 190 रुपए बता रहे हैं ये जी। भाई मरे से मरा एक दिन में एक आदमी 10 प्रॉपर्टी तो सर्वे कर लेगा, 1900। वो कौशल विकास निगम पोर्टल पे इतने बेरोजगार पड़े हैं जी, महीने का हो गया 54,000। 10 घरों के तो बाथरूम के पाइप तक पता लग जाएंगे सरकार को, राशन के डब्बे पता लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जनता के पैसे की लूट हुई है। पुराना रिकॉर्ड था नगर निगम नगर पालिकाओं पे, सरकार का प्रेशर था, उसको हैंडओवर कर दिया और जनता अपनी धक्के खा रही। उसके बाद जनाब
किराएदार मकान मालिक किराएदार, ये तो बड़ी आम बात हो गई। जो दूसरी सबसे बड़ी इसके अंदर परेशानी आ रही, हालांकि बाद में कह दिया, ये मैंने टेबल करे हैं, कागज किससे मंगवा लें, आप ले जाइए प्लीज। सोनीपत में शैक्षणिक संस्थान को ही कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया, बाद में कह दिया जी ये तो राजनीतिक द्वेष से हुआ। सोनीपत शहर में एक दिन में प्रॉपर्टी आईडी का कैंप लगा, 400 आदमी खड़े थे, अफसर दफ्तर छोड़ के भग गए। जब जीआईएस सर्वे हो रहा था सर, आपको विश्वास था हम इतनी बढ़िया चीज दे रहे हैं, आपने 5% की छूट क्यों दी? नगर निगम या यूएलबी डिपार्टमेंट में वैसी घोटालों की भरमार है, कोई कमी नहीं है। अब मेरे बस की नहीं है दोबारा नंगे पैर घूमना, 54 दिन मैंने बहुत त्याग किया है। जब आपने वो ठेका दिया, हर चीज का वर्क ऑर्डर बनता है जनाब। किसने चेक किया कि साहब ये गली चेक करी है, ये मोहल्ला चेक करा है, ये ब्लॉक चेक करा है, ये 50 घरों की प्रॉपर्टी आईडी बनी है। और तीसरा जो खेल हो गया इसमें, मंत्री जी को अच्छी तरह से पता है, मुस्कुराएंगे, रोहतक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे ये, जिन्होंने सर्वे किया, जिस कंपनी ने सर्वे करवाया, सिर्फ मंत्री जी हाउस को बता दें उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या थी। 10वीं 12वीं, जीआईएस सर्वे, मैपिंग, लंबी चौड़ी बात। और उसके बाद आज वो आदमी क्या काम कर रहे हैं? दफ्तरों में दलाल बन के बैठे हैं, क्योंकि खुद ही काम खराब कर लिया, अब वही आपका काम ठीक करेंगे। और तीसरा, मंत्री जी आपने ये तो बता दिया कि 100 करोड़ दे दिए हैं लगभग। दूसरा तीसरा चरण ये बताया मंत्री जी ने जवाब में, अभी कितने और दोगे ये और हाउस को बताओ। 96 पॉइंट कुछ का तो आपने बताया, पूरी रकम का तो नहीं बताया। और तीसरा, मंत्री जी ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के संग टाई अप है ना, इस हाउस को पता, नीरज शर्मा बिना कागज के बात नहीं करता। ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए कानून बढ़ते हैं, जब अमीर की बात आती है ना, सारे कानून ढह जाते हैं आपके। ये आपके महकमे की चिट्ठी है और कई बार आप तक पहुंच चुकी, सरकार तक आप तक पहुंच चुकी। 18 में ठेका दिया था, पिंकी प्रीति का केस था, इस सदन में 4 बार उठा चुका। उनके ससुर साहब की डेथ हो गई तहसीलों में धक्के खा खा के, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर चक्कर लगा लगा के। अध्यक्ष महोदय, 24 करोड़ रुपए थे एक ही प्लॉट के, जिस नगर निगम में सफेदी करने के लिए पैसे नहीं है। सीवरेज की फंटी के लिए बहन बेटियां कहती हैं मुख्यमंत्री जी बारात आएगी, सीवरेज साफ करा दो। उस 24 करोड़ की रजिस्ट्री हो गई। इसके लिए ना एनडीसी चाहिए ना एनओसी चाहिए। ये नगर निगम ने चिट्ठी लिखी है कमिश्नर साहब ने जॉइंट सब रजिस्ट्रार भड़कल फरीदाबाद को कि ये प्रॉपर्टी है, इसके 23 करोड़ समथिंग बकाया है, इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। इसकी रजिस्ट्री हो गई, गरीब की रजिस्ट्री नहीं होगी। क्यों? गरीब पहले टोकन लाएगा, 50 गज का प्लॉट 49 गज है, फिर जाएगा, फिर वो किसी दलाल को पकड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इतना ना लुटवाओ जनता को। और मैं तो कह रहा हूं ये 24 करोड़ सरकारी खजाने में तो जमा करा दो। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये सारे पेपर पुनः आपके माध्यम से टेबल करना चाह रहा हूं। मेरी तो बस इतनी सी विनती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी ऑनरेबल विधायक ने, पढ़े लिखे भी हैं, होशियार भी हैं, वकील भी हैं, बड़े अच्छे से अपनी बात को रखा और मैं कुछ हद तक इनकी बात से सहमत भी हूं। जो बात सही है मुझे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, लेकिन बात रखते रखते एकदम हवा में चल जाना और उटपटांग बात करना वो उचित नहीं है, क्योंकि समझते तो हम भी हैं, समझते आप भी हैं कौन कहां बोल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने रिकॉर्ड देखा है, मैंने 4 से लेकर 14 तक का भी रिकॉर्ड देखा है। 14 से लेकर, अब सुन लें दो जी, या तो आप और बोल लो। मैं आपके माध्यम से इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं पिछले 18 साल के रिकॉर्ड में गया हूं और लगभग 4 से 13 तक का जो रिकॉर्ड था, 14 तक का, उसमें मैंने पाया है कि एवरेज कलेक्शन जो हाउस टैक्स की थी, वो एवरेज पर ईयर की वो 75 करोड़ थी। अब 14 से लेकर और जो 22 तक की
एवरेज कलेक्शन थी वो लगभग 425 से 450 करोड़ थी, और जो प्रॉपर्टीज थी वो लगभग एवरेज 30 लाख थी। 30 लाख में से 7 लाख लोगों ने टैक्स दिया, मींस 25% ने। आज ये प्रॉपर्टी इस सर्वे के बाद 42,75,000 हो गई। आज की कैलकुलेशन में इसकी कलेक्शन 924 करोड़ रुपए बनती है। एक तो हम एक ढर्रे पर चल रहे हैं और उस ढर्रे पर हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, इसका अगर हम आकलन नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। इसलिए दूसरी बात, एक नहीं ऐसे बीच में मत बोलिए। मैंने बड़ी शालीनता से 5 विधायकों की बात सुनी है, अब मेरी बात आराम से सुन लीजिए। इसलिए ये जो इसकी आवश्यकता पड़ी। और दूसरी बात, जहां तक प्रॉपर्टी राइट का सवाल है, प्रॉपर्टी आईडी से किसी भी नियम में परिवर्तन नहीं हुआ। टैक्स जो डिमांड रजिस्टर में जिसका नाम था, जिस प्रॉपर्टी का नाम डिमांड रजिस्टर में था, वो जो टैक्स देता था वहां भी किराएदार था, वहां भी सब तरह की चीजें थी, लेकिन टैक्स तो कमेटी में जाता था ना, वो टैक्स कौन देता था। इसी तरह से यहां पर भी जो जैसा डिमांड रजिस्टर में बात थी, ऐसी ही प्रॉपर्टी आईडी में जिसका भी नाम होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसके बिहाफ पे किराएदार दे चाहे कोई भी दे। तीसरी बात, एक ऑनरेबल विधायक ने पूछा कि पब्लिक से नहीं पूछा गया। 42,75,000 में जो फैसला हुआ था उस समय की लोगों ने जो क्या कहते हैं आपस में जो नहीं विचार विमर्श नहीं, जो क्या कहते हैं नहीं कंसेंसस नहीं जो बॉन्ड आपस में भरा होगा, एक म्यूचुअल बॉन्ड, उसमें एग्रीमेंट उसमें यह तय हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी का, अब कोई तो रूल तय होते हैं ना, अब ये आपके भी तय होते होंगे। आपने जब राज किया वो राज किया, जैसा किया वो तो सबको पता है, और इसीलिए आप उधर बैठे हैं। तो आप भी कुछ तय करते होंगे। उस तय के मुताबिक ये हुआ कि 10% ऑफ दी प्रॉपर्टी को रैंडम चेक किया जाएगा। आदरणीय वरुण जी ने कहा कि पब्लिक से नहीं पूछा। अब जो वो 10% रैंडम चेक हुआ, अब वो हमारे अधिकारियों ने 89 यूएलबी हैं, सभी में किया, सभी में हमारे अधिकारियों ने किया, हमारे डिपार्टमेंट ने किया, जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप ही ने कहा कि याशी को क्यों दे दी, हमारे जो कर्मचारी थे उन्हीं पर विश्वास करके उन्होंने रैंडम चेक किया, उसमें 5% की गलती पाई गई, तो ज्यादा पाई जाती तो ये उसको पेनल्टी लगती। लेकिन उन 89 जो पालिका थे उनके कर्मचारियों ने, अफसर ने, सब ने पब्लिक से जाकर पूछा, तभी तो ये चेक हुआ, उसके बिना नहीं चेक हो सकता था। तीसरी बात, आज हम ये जो आपकी शिकायतें आ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हम 2-4 दिनों में सभी एमएलएस को इसका एक्सेस दे देंगे, ताकि वो डायरेक्ट इस पोर्टल को खोल सकें और उसको जज कर सकें। ये नहीं कि एक ऑनरेबल विधायक ने कहा कि 95% गलत हैं। ऐसी उनके पास कौन सी मशीन थी, ऐसी उनके पास कौन सी मशीन थी कि वो 95% लोगों के पास जाकर चेक करे। ये अखबार का क्या होता है, आप अखबार पर विश्वास करते हैं, आप हमारे ऑफिसर पर विश्वास नहीं करते। लॉ ऑफ द लैंड, एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि लॉ ऑफ द लैंड, ये जो आपका अकेले की एक भाई के नाम है और उसने आपस में मन में ही बना लिया कि 2 में डिवाइड हो गया, तो उससे तो बात बनती नहीं है ना। प्रॉपर्टी में तो अगर वो डिवीजन प्रॉपर होती है तो 2 प्रॉपर्टी बनेंगी, और वो प्रॉपर्टी एक ही रहती है तो वो एक ही चलेगी, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि काफी प्रॉपर्टियों में उन प्रॉपर्टीज पर अनअप्रूव्ड लिखा गया, मैं मान रहा हूं, स्वीकार करता हूं। जो रिहेबिलिटेशन स्कीम थी, जो टीपी स्कीम थी, जो इंप्रूवमेंट टेस्ट की थी, जो एचएसएसआईडी की थी, जो एसएचबीपी की थी,
इन प्रॉपर्टियों में, क्योंकि ये तो रिकॉग्नाइज कॉलोनी है, इनके घरों में, कुछ घरों में अनअप्रूव्ड लिख दिया। उसके हमने आदेश दे दिए कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर सभी का अनअप्रूव्ड हटा दिया, और ये 2-4 दिनों में हम इसको हटा देंगे। तीसरी बात, रिसिप्ट की बात आई। अब ये कुछ जहां डेवलपमेंट चार्जेस लग गए, मैं मानता हूं, मैं बत्ता जी की बात आपने जो ठीक कही कि डेवलपमेंट चार्जेस अब रिहेबिलिटेशन है, 50 साल पुरानी है, वो कहां से लाएगा? हमारे विभाग से ये गलती हुई है कुछ जगह कि डेवलपमेंट चार्जेस हमने उस पर पेश कर दिए और उसकी वजह से वो अनअप्रूव्ड में चला गया, जबकि डेवलपमेंट चार्ज हैज नथिंग टू डू विद द अप्रूवल और अनअप्रूव्ड। तो हमने डेवलपमेंट चार्जेस भी, जो हमारी 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी जो रिकॉग्नाइज कमेटियां थी, जो ये मैंने आपको गिनाई, इनमें जो घर थे उन सब से डेवलपमेंट चार्जेस भी हटा लिए हैं, या थोड़े बहुत रह गए होंगे तो वो हटा लिए जाएंगे। एक मिनट, नहीं उसकी कैसे बिकेगी बताइए आप? नहीं, आप उसके नहीं, वो आप मलिक साहब प्रॉपर्टी सुनिए, नहीं सुनिए, प्रॉपर्टीज की अलग अलग कैटेगरीज हैं, हर प्रॉपर्टी की एक ही कैटेगरी नहीं है। आपने जैसे राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कहा प्रॉपर्टी का, आपको ध्यान में आपने एक शब्द जोड़ा कि हर आदमी को प्रॉपर्टी का राइट है, लेकिन सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ है ना। अब ये भी लॉ है कि टाउन कंट्री प्लानिंग बनाती है, उस प्लानिंग के हिसाब से अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो वो लॉ के हिसाब से है। मान लो किसी ने उसको माने बिना और जाकर के अनऑथराइज कॉलोनी बना ली, अनऑथराइज प्लॉट हो गए, तो अनऑथराइज प्लॉट को जब तक हम ऑथराइज नहीं करेंगे तब तक तो उसको लॉ उसके ऊपर रहेगा ही, उसको सारी चीज की छूट नहीं है कि अनऑथराइज बनाएगा, अनऑथराइज को बेच भी देगा, लगातार अनऑथराइज ही रहेगा। हमने जो भी कुछ चेंजेस किए हैं पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, एक हमने ध्यान रखा है कि ये जो अनऑथराइज्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज का एक एम्बुश सा खड़ा होता जा रहा है, एक बिल्कुल मशरूम ग्रोथ होती रही है और लगातार हो रही है, आज से नहीं कई सालों से। हर बार आपने भी अपनी सरकार में कॉलोनियां अप्रूव की, हमने भी 16 से लेकर के 18 तक अप्रूव की, अभी फिर अप्रूवल के लिए 850 कॉलोनी तो आ गई हैं अर्बन लोकल बॉडीज में, और जो अर्बन लोकल बॉडीज का एरिया उससे बाहर भी कॉलोनियां बन गई हैं। टाउन एग्रीकल्चर एरिया है, वो यूएलबी का एरिया नहीं है, उसके बाद भी कॉलोनियां बनी है वहां। मैं दोनों बातें कर रहा हूं। शहर में भी 2 एरियाज हैं, एक कोर एरिया है जो पुराना एरिया है, एक जो अब प्लान हो गया है जिसके अंदर एचएसपी के भी हैं, जिसके अंदर टीपीए भी है, जिसमें बाकी हाउसिंग बोर्ड भी है, बाकी सारी कॉलोनियां हैं। उन दोनों का अलग अलग ये जरूर करना पड़ेगा कि हमको कोर एरिया के लिए अलग से कोई ना कोई छूट देनी पड़ेगी। हाँ, तो अब एक चीज तो बल्कि आज जो एक्ट आ रहा है, अगर आपने उसका अध्ययन किया हो, तो जो 40 साल पुराना या क्या 50 साल पुराना जो बसा हुआ एरिया है उसको हम कोर एरिया के उसमें ला रहे हैं, ताकि उसके लिए अलग से नियमावली बने। अभी तक सारे शहर की एक ही बनती थी, अब उसके अंदर मिक्स्ड लैंड यूज भी हम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने प्लॉट के अंदर आधे प्लॉट में दुकान बना ली, मकान के बाद 2 दुकानें बन गई, कमर्शियल हो गया। अब आज तक तो उसको कमर्शियल हम कागजों में ट्रीट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो रेजिडेंशियल है। अब ना वो रेजिडेंशियल माना जा रहा है, ना वो कमर्शियल माना जा रहा है। अब वो कमर्शियल करना चाहते हो तो सारा कमर्शियल होता है, तो इसलिए उसमें भी आगे चल करके हमारे सामने एक एजेंडा है कि हम ये सारी सुविधाएं लोगों को दें, लेकिन देने के लिए भी एक नियम, एक पॉलिसी, एक कानून बना करके सब करना पड़ेगा। कठिनाइयां सब ध्यान में आ गई हैं, लेकिन इनको रेगुलराइज करने के लिए, अप्रूव करने के लिए जितने नियम आवश्यक हैं वो करने पड़ेंगे। हमने अगर 7 का भी रूल 7 का भी रजिस्ट्रियां रोकने का भी काम किया है, तो इसलिए किया है कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर छोटे छोटे प्लॉट काट करके अनअप्रूव कॉलोनियां इनके रजिस्ट्री कराने चले गए। अब हमारे हाथ में तो कागजी कार्रवाई है, अभी तुरंत जाकर के जब तोड़ना शुरू करते हैं तो फिर वो लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें रास्ते बना करके हम चाहते हैं आगे प्लान्ड वे में शहर बसे, प्लान्ड वे में आबादी हो, और जहां जिसके मन में आया, किसी ने इंडस्ट्री बना ली, किसी ने कमर्शियल बना लिया, किसी ने रेजिडेंशियल बना लिया, तो इसका प्लानिंग का एक पार्ट
ये हमारा यहाँ का ही नहीं है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड है कि प्लान्ड शहर, प्लान्ड गांव सब बनने चाहिए, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली कठिनाइयां जो उनको दूर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन रजिस्ट्री हर किसी की जाते ही हो जाएगी ऐसा नहीं है, उसकी नियमावली है, उसमें एनओसी भी होगा, उसमें एनडीसी भी होगा। म्यूनिसिपैलिटी का काम है एनडीसी का, ड्यूज के नाते कि इन्होंने ड्यूज देखने वाले, ड्यूज आगे कि नहीं आगे। आपने ठीक कहा कि ये रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती है, इनको नहीं देखना, इनको तो एनडीसी यानी ड्यूज हो गए कि नहीं हो गए। अब जो ड्यूज की बात आती है तो वो आता है डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस ये अनअप्रूव्ड कॉलोनी के नहीं ले पाएंगे, जो अप्रूव करेंगे तभी डेवलपमेंट चार्जेस में ये डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस जब तक अप्रूव नहीं होती तब तक होता नहीं है, इसलिए उन सारे अनअप्रूव्ड एरिया को पहले अप्रूव करेंगे, उस अप्रूव होने के बाद फिर डेवलपमेंट चार्जेस लेने का एनडीसी देंगे, तब रजिस्ट्रियां होंगी। उससे पहले ये रजिस्ट्रियां बंद हैं, और इसके अलावा कोई कठिनाई होगी वो बताएंगे तो रास्ता निकालेंगे। एक बात ऑनरेबल आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बात ऑनरेबल विधायक ने कही कि हिसार के बारे में। हिसार के बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, मेरा पूरा स्टेट मेरे लिए एक जैसा है, इसलिए जो काम होगा सब जगह होगा, हिसार का अलग से आंकड़ा मुझे पता भी नहीं है। एक बात और उठी, 5,000 रुपए, आपने बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये पेनल्टी है। ये पेनल्टी नहीं है, ये तत्काल सर्विस है। रेलगाड़ी में आप जाते हैं, आपने 15 दिन पहले टिकट बुक नहीं कराई, आपको उसी समय कोई इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी में आप तत्काल टिकट लेते हैं। बैठिए 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 बैठिए, तो मेरी बात तो सुन लो आप। आपने कहा मैंने सुना, आपने कहा मैंने सुना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप जो प्रॉपर्टी अगर आप 10 दिन पहले जाते हैं, अगर आप 10 दिन पहले जाते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप 2 दिन में आपने तो प्रॉपर्टी बेच दी या खरीदनी है, आप उसी टाइम चाहते हो, तब आप उस वक्त 5,000 रुपए देने ही चाहिए आपको। लास्ट बात, आपने कहा एंडलेस प्रोसेस है। एंडलेस है, क्यों नहीं जमेगी? खूब जमेगी। एंडलेस प्रोसेस, कौन सी चीज एंडलेस नहीं होती? कौन सी चीज एंडलेस नहीं होती? लॉजिक हर एक चीज का होता है। एक आदमी को इमीडिएट सर्विस चाहिए, अगर 15 दिन में ठीक हो रही है सबकी, तो आज अप्लाई करेगा, उसको 15 दिन में कोई पैसा नहीं लगेगा बेटे, उसको 15 दिन में कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन एक आदमी है, मान लो दूर से आया, बाहर से आया, उसको अपनी प्रॉपर्टी एकदम क्लियर करानी है, उसको बेचनी है, खरीदनी है, उसके पास टाइम नहीं है, वो अगर इतनी लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेचेगा तो अगर फायदा नहीं है, मजबूरी नहीं अगर है। ये नहीं करेंगे, सुनिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? अरे सुनो, उसके बाद क्या होगा? किसी आदमी को आते ही दे दी और किसी को 15 दिन बाद दे दी। यही विपक्ष के लोग क्या कहेंगे कि हाँ, अंदर अंदर कुछ ना कुछ सौदाबाजी हो गई। अरे अब नहीं होंगे, कोई नहीं होंगे। उसीलिए अगर इस प्रकार का कोई सर्विस, अगर तत्काल सर्विस का लाभ किसी को देना है और सरकार यानी डिपार्टमेंट के पास या किसी बोर्ड के पास, कारपोरेट के पास पैसा कोई आता हो सर्विस का, ये सभी उसमें है। आखिर तत्काल सर्विस, मंदिरों में तत्काल सर्विस, आज आप मंदिर में अच्छे बड़े मंदिर में दर्शन करने चले जाओ और वीआईपी दर्शन के लिए तुरंत लाइन में लगते हो कि आपको 21,000-11,000 रुपये अलग से देना पड़ता है। नहीं देते क्या आप? सब जगह देते हैं। इसलिए ये एक व्यवस्था इसलिए बनाई है किसी को एतराज ना हो, वरना इसके बिना करेंगे तो वहां जो लाइन में खड़े हैं वो कपड़े फाड़ लेंगे कि ये आपका फूफा लग गया था। अंत में एक मिनट, अंत में आप सबको इस फ्लोर के हाउस पर एक मिनट जज साहब, उनको खत्म करने दो। मैं अंत में इस फ्लोर पर मेरे सभी ऑनरेबल विधायक को अध्यक्ष जी के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी त्रुटियां हैं हम इसको ठीक करेंगे और कंसर्न्ड आदमी जो भी इस पर गलती पर पाया जाएगा उसको सजा देंगे। एक बात और, माननीय मलिक साहब ने जो बात कही कि ये जो 31 दिसंबर तक हमने जो टैक्स में छूट दी हुई है 100%, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दे दी है और ये 31 जनवरी तक 50%, आप बात तो सुनो यार, 31 जनवरी तक 50% इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। 100% ही कर दो जी, क्या
चलिए, अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होती है। हाँ जी, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन ये है सर, कल जब एमएलए की ग्रांट्स की बात चल रही थी तो उस समय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सदन में ये बात कही गई, उस टाइम मैं नहीं था, कि कुछ हलकों की तरफ से विधायक आदर्श ग्राम योजना के एस्टीमेट आए नहीं और उसमें बेरी हलके का नाम भी था। इसी तरह से जब बात आई 5 करोड़ की भी नहीं, विधायक आदर्श ग्राम योजना की भी थी, वो अलग है, 5 करोड़ की थी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने उस टाइम इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि सदन के नेता है, मुंह निकल गई होगी, कोई ऑफिसर्स ने कोई गलत इंफॉर्मेशन उनको तो कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आ गई 2484 उस टाइम था, अब 2585 है। वो उस टाइम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2020 में मेरे पास जो फाइनेंशियल कमिश्नर पंचायत डेवलपमेंट की चिट्ठी आई कि भाई आप भेजो। एक हफ्ते के अंदर मैंने 53 गांवों के सरपंच कि भाई आपके गांव में 10 लाख आपके नाम में भी, वो प्रोपोर्शनेटली मैंने गांव के हिसाब से एलोक किए, भाई इतने गांव, उसका वर्क बता हुआ। उन्होंने वर्क बताया, मैंने उनको भी चिट्ठी दी और वो पूरा का पूरा मैंने 12 फरवरी को मैंने 4 जगह रसीद है मेरे पास, 4 जगह वो एस्टीमेट भेजे। पहले भेजा जी अपना आपके पास, मैंने वेरीफाई भी कर लिया। अब ये एस्टीमेट आए, जब भी मेरा नाम आया उसमें, क्योंकि रेवाड़ी का था, मेरा था, 3-4 नाम थे, पर्सनली नाम दिया कि भाई डॉक्टर कादयान ने बेरी का नहीं कर पाया। मैंने नहीं दिया, मैंने टेकअप नहीं करा, कुछ भी नहीं, मां ठीक है भाई कोई बात निकल गई। मैं बता रहा हूं ना ग्रेसफुली, मतलब कि गुड टेस्ट में बात होनी चाहिए। तो उस लाइन पे मैंने आपसे के दफ्तरों से पूछा, ये आए हुए हैं लेकिन आपने फॉर इन्फॉर्मेशन लिखा है, हमने रख दी। हमने तो कोई कार्रवाई नहीं करनी होती, नहीं करी नहीं ना, इसलिए कि हमने तो कोई कार्रवाई करनी भी नहीं होती। तो दूसरा मैंने भेजा जी आपका सीएम ऑफिस को, मेरे पास वो जो आपकी डिजिटल है ना जी, इसको आप नोडल कहोगे, डिजिटल कहोगे या पोर्टल कहोगे, क्या कहोगे, ये भेजा। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो, मैंने आपके दफ्तर में भेज रखा है। ये आपके एचसीएस अफसर हैं, उन्होंने वेरीफाई भी किया। तीसरा मैंने इसी को भेजा जी डीसी झज्जर को, डीसी झज्जर से मैंने वेरीफाई किया। उन्होंने कहा जी आपके एस्टीमेट आए हैं और वो हमने एडीसी को फॉरवर्ड कर दिए हैं जी। मैं बता रहा हूं ना जो। चलो अब ये है कि उसके बाद एफसीएफ मैं आपको रसीद देता हूं, नहीं तैयार हूं, मतलब नहीं, ये मुख्यमंत्री जी को दे दें आप, लेकिन तो उसमें जो है ना जी, इट इज ए मैटर ऑफ इट अमाउंट टू कैरेक्टर असैसिनेशन। उस पर्टिकुलरली उस स्टेचर का आदमी जो सदन का नेता है, सदन का नेता है, हमारा भी नेता है, और इस तरह की बात अगर किसी इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर के खिलाफ करी जाए तो व्हाट विल बी द फेट। वो तो मेरा तो इसलिए बचाव हो गया क्योंकि सरपंच बुला के सारे एस्टीमेट सबने पता था, अभी इन्हें भेजवाए। तो अब इसका क्या, किस तरह, या तो मुख्यमंत्री जी कहें कि भाई मेरे को ऑफिसर्स ने गलत इंफॉर्मेशन दी। मुझे लगता है कि सीएम साहब इसकी इंक्वायरी करा करके जो भी कोई गलत इंफॉर्मेशन दी उसके खिलाफ, और आप अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि ये सीरियस मैटर है, ये चरित्रानंद की राजनीति है जी, वो कागज ले लो। ये क्योंकि आपने बड़ी भारी संविधान की शपथ ले रखी है कि मैं विधि के अनुसार जो है वो फैसले करूंगा। ये रसीद है जी 4। हाँ दे दो आप। एक बात तो क्लियर होगी, पोर्टल तो सारे चल रहे हैं, सारे पोर्टल से है। तो पोर्टल चल रहे हैं, तो ये पोर्टल के ले जा। ये फरवरी 2020 को, धन्यवाद 12 फरवरी 2020 को। थैंक यू स्पीकर सर, थैंक यू। अब वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुमान द्वितीय किस्त प्रस्तुत करना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुमान द्वितीय किस्त नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय,
मैं सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान द्वितीय किस्त प्रस्तुत करता हूं। माननीय दर्शकगण, अब श्री हरविंदर कल्याण विधायक। हाँ जी, तो यही पर रहेगा कि किसकी हमने कट नहीं, आपके किसका आपने इसके प्रिंट भी एक चाहिए। मैं बताता हूं, आपके जो ईमेल है या आपका जो ईमेल के ऊपर भी साथ ही चला जाएगा और दूसरा व्हाट्सएप के ऊपर भी आ जाएगा आपके मोबाइल के। आपकी कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स या एप्रोप्रिएशन बिल आता है, इसकी प्रोसीजर भी एक डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि हमने डिमांड्स के ऊपर बोलना होता है। कई बार कोई बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कहते हैं ये क्यों बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो। तो जब ये बहुत एक रेलिवेंट होता है डिमांड्स के बारे में, और ये राइट अपोजिशन के पास ही ज्यादा होता है, उस बात में ट्रेरी बेंचेस उसके बारे में नहीं बोलते हैं। और बड़ा प्रोसीजर सारा गया है, जितना एप्रोप्रिएशन बिल या बजट के साथ में सप्लीमेंट्री डिमांड्स आती हैं, उसी तरह इन सप्लीमेंट्री डिमांड पे भी कट मोशन, वेदर वी आर टू गिव ए कट मोशन और नॉट। नहीं, अभी तो प्रस्तुत हुआ है आज तो। हाँ, तो कल आप ले लेंगे, कल तक हाउस है, इसका मतलब आज आप कट मोशन या कल सवेरे तक कट मोशन दे सकते हैं। नहीं, अब इसके ऊपर कट मोशन आता ही नहीं। इसके कौन कहता है नहीं आता? नहीं, तो कौन का सेम प्रोसीजर फॉलो होता है सर, सेम 192 से लेके 200 तक उसमें वो कर रहे हैं सेम प्रोसीजर, या हमें मौके पे परमिशन। ये एस्टिमेट कमेटी से अप्रूव होने के बाद जो खर्चा होता है ना, एक एस्टिमेट कमेटी से अप्रूव, सप्लीमेंट्री डिमांड्स। नहीं, हाँ, तो वही इसी खर्चे की डिमांड है ना जो एस्टिमेट कमेटी अप्रूव करती है। नहीं, सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जब मोशन उसी के आता लिए है, खर्चे के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड खर्चे के लिए जो कमेटी जो अप्रूव करती है, एस्टिमेट कमेटी, उसके दिस इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए तो सेशन बुलाया जाता है। अगर ये एप्रोप्रिएशन बिल और डिमांड्स ना पास करानी हो तो सेशन बुलाने की जरूरत ही नहीं है किसी हालत में। ये तो उसी में कहते हैं कि एस्टिमेट कमेटी ने पास कर दिया एंड मेंबर हम ही पास करेंगे ना जी, मेंबर पास करेंगे। बत्रा जी, जो अगले साल की आती है वो तो होती है डिस्कस, जो ये पिछले साल की है, जो ये चल रहा साल है, इसी के साथ। ये काम जो आज आप डिमांड को अप्रूव करा रहे हैं, उस डिमांड के ऊपर हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए जी। अभी पास कर दो, फिर बात खत्म हो गई, कल तक लेना चाहिए, क्या जरूरत है? नहीं, जो रूल्स के मुताबिक हुआ वही करेंगे। नहीं, ये प्रोसीजर ऐसा है कि अगर आप मेरे को इजाजत दे जी, अगर आप मेरे को इजाजत दे तो मैं सारा कुछ क्लैरिफाई कर सकता हूँ। नहीं, मैं देख लेता हूँ, अभी कल का दिन बाकी है, अगर जरूरत होगी तो आपको बोल